आज the doctrine that we are going to discuss is part performance, doctrine of part performance. It is given in the section 53A of Transfer of Property Act. 53 कैपिटल A है, दैट क्लियरली मीन्स कि इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो 1929 के अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया. अब इसको थोड़े अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आया. और एक अगर हम इलस्ट्रेशन देख लें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं तो आप समझ जाओगे कि पार्ट परफॉर्मेंस है क्या. पार्ट मतलब सेमी और परफॉर्मेंस मतलब फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस. यस, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पार्ट परफॉर्मेंस मतलब जो भी दो पार्टीज़ के बीच में प्रॉमिसेस हुए थे परफॉर्म करने के, उसके ही फर्दरेंस में आधा या सेमी परफॉर्मेंस उसका कर देना कॉन्ट्रैक्ट का. ओके, सो फॉर एग्जांपल अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे अपना सामान बेचना है. ठीक है, सामान मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे अपना घर बेचना है. तो ऐसे नहीं होगा कि मैंने चाबी दे दी जिसको बेचना और बोला कि आज से तुम रहने लग जाओ. नो, देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ दैट आर डन. ओके, एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे सेल डीड, है ना. दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी है. सेक्शन अगर आप 17 और 18 पढ़ोगे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, किसका नहीं है. ओके, सो द सेल डीड हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. फिर कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें अटेस्टेशन ज़रूरी हो जाता है, अटेस्टिंग विटनेसेस ज़रूरी होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है, especially transfer of an immovable property, so there are certain formalities that needs to be done. Okay, ऐसी randomly नहीं हो जाएगा ट्रांसफ़र. तो पार्ट परफॉर्मेंस उस फॉर्मेलिटी को कम करता है. ठीक है, उस फॉर्मेलिटी को बचाता है और बोलता है कि अगर ये फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंटेशन की नहीं भी हुई ना, रजिस्ट्रेशन की या सो ऑन एंड सो फोर्थ, इवन देन दिस पर्सन हैज़ अ गुड राइट ओवर द प्रॉपर्टी. क्या बोल रही हूँ मैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने बोला कि मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहती हूँ. ठीक है, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राइटिंग में. ठीक है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राइटिंग में, और देयर इज समथिंग कॉल्ड अग्रीमेंट फॉर सेल. अब क्या डिफरेंस है अग्रीमेंट फॉर सेल और अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. राइट, अग्रीमेंट फॉर सेल और अग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है. अग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स वी आर डिसाइडिंग म्यूचुअली today that in future date we will execute this deed properly. ठीक है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट अभी हम कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम आपके और मेरे बीच में डिसाइड हुआ कि हम ये मेरा जो घर है वो 60 लाख में मैं आपको बेचूंगी. ठीक है, और अगर मैं आपको घर बेच रही हूँ तो यू हैव टू पे मी सर्टेन कंसिडरेशन. तो मैंने आपसे बोला कि यू पे मी कंसिडरेशन और एडवांस के रूप में 30 लाख रुपए दे दो, और बाकी के 30 लाख अमाउंट तब देना जब मैं तुमको घर का पोजेशन दे दूँ. अब देखो यहाँ कोई डीड की बात हुई क्या, यहाँ कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात हुई क्या, नहीं. तुमने और मैंने बस एक राइटिंग में एक चीज़ ले ली और दोनों ने साइन कर लिया कि ऐसा हम करेंगे. अब तुम समझो ज़रा, दो पार्टीज होती हैं, आई एम द ट्रांसफरर एंड यू आर द ट्रांसफरी. आई एम द ट्रांसफरर बिकॉज आई एम ट्रांसफरिंग माई प्रॉपर्टी, देयरफॉर आई एम कॉल्ड ट्रांसफरर, एंड द पार्टी टू whom the property is being transferred is called transferee. ठीक है, ऐसे ही लेसर और लेसी भी होता है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी भी होता है. तो सिमिलर टर्मिनोलॉजीज हैं, बस नाम दिए गए. तो एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी, है ना. हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी राइट एक ड्यूटी के साथ आता है. तो सिमिलरली ट्रांसफरर की एक ड्यूटी है और ट्रांसफरी की अलग
अलग ड्यूटी है। सिमिलरली ट्रांसफरर का कुछ राइट है और ट्रांसफरी का कुछ राइट है। तो मान लीजिए मैं अगर ट्रांसफरर हूँ और आप ट्रांसफरी हो, तो मेरी ड्यूटी क्या होगी? मेरी ड्यूटी है डीड एग्जीक्यूट कराना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना। प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराना मतलब उसके रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाना, उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली रजिस्टर कराना, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मैं आपको बुलाऊं कि ये डेट फिक्स हुई है रजिस्ट्रार ऑफिस में आने की, तो आप वहाँ पर आ जाओ। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या ड्यूटी है कि जो भी हमारा कंसिडरेशन का अमाउंट फिक्स हुआ है वो आप पे करो, है ना। तो जैसे ही आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, क्या ड्यूटी? कंसिडरेशन अमाउंट पे करने की, अब वो ड्यूटी मेरे ऊपर शिफ्ट हो जाती है टू एग्जीक्यूट दिस डॉक्यूमेंट। ओके, सो अब बोलोगे मैम इस कहानी का क्या तात्पर्य है? तो कई बार ही क्या होता है, मान लो आपने मेरे से बोला कि देखो अभी तुम पेमेंट कर दो, 60 लाख की पूरी कंसिडरेशन है, तो 30 लाख तुम अभी पे कर दो और 30 लाख पे तब कर देना जब मैं तुम्हें पोजेशन दे दूँ। अभी कोई डीड नहीं हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, बस एक राइटिंग में और साइंड में दोनों पार्टीज़ के बीच में ये बात हो गई। मैंने कहा फेयर है ना, मुझे विश्वास है कि आप तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें हम वो बाद में कर ही लेंगे। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। और मान लीजिए अग्रीमेंट के 5 महीने बाद आपने मुझे पोजेशन दे दिया और मैंने बाकी पैसा भी दे दिया। अब क्योंकि कोई डीड नहीं हुई है, समझिएगा, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी तो टेक्निकली अभी भी आप ही की है ना। आपने तो मुझे सिर्फ पोजेशन दिया हुआ है, टाइटल थोड़ी चेंज हुआ है, क्योंकि टाइटल तो ट्रांसफ़र सिर्फ सेल डीड के थ्रू होगा। अभी आप देखोगे सेल जब हम पढ़ेंगे तो सेल में सेक्शन 54 में दिया है कि कैसे सेल हाउ मेड, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होगी। ओके, अब मान लो मुझे, जब मैंने ये आपके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन वाला काम किया, उसके कुछ टाइम बाद मुझे एक ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्टिव बायर मिल गया जो मुझसे वो प्रॉपर्टी ज़्यादा पैसे में ख़रीद रहा है। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रेफर दैट पर्सन। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ सॉरी यार, आपके हित में जो पोजेशन आया है ना, प्लीज़ तुम खाली करो घर, और मैं आपके अगेंस्ट एक एविक्शन सूट फाइल कर देती हूँ। आप डिफेंस लेते हो कि ये मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, even if the document is not registered, even if the formalities are not done, even if जो भी लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है मेथड ट्रांसफ़र का थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, even if that is not done, I am still protected and आस्था मैम कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी फॉर एविक्शन, और करेंगी भी तो डिसमिस हो जाएगा, एविक्शन नहीं कर सकती मेरे अगेंस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही पार्ट परफॉर्मेंस बोलती है। पार्ट परफॉर्मेंस की डॉक्ट्रिन बोलती है कि अगर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र, व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र मतलब सेक्शन 10 आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ फुलफिल्ड, पार्टीज कॉम्पिटेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। अग्रीमेंट जो है वो एक्सप्लिसिटली वॉइड नहीं है एज पर 26 to 30। So there's a proper contract. It's not a void agreement, it's not a voidable contract, it's a valid contract, पहली बात। And it is for a certain amount of money. जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 60 लाख हमारे बीच ही कंसिडरेशन थी। With respect to some immovable property, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो एक immovable प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ओके, एंड दैट अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड, लिखित में होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं, लिखित में और साइंड होना चाहिए। अब मैं थोड़ा हिस्ट्री बताती हूँ आपको इस सेक्शन का। ये ना सेक्शन बड़ा मिसयूज़ होने लग गया था। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है रजिस्ट्रेशन से, है ना। रेवेन्यू सबसे इट्स अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जब पार्ट परफॉर्मेंस आने लग गया तो सब इसको एज अ मीन्स टू एस्केप रजिस्ट्रेशन अमाउंट यूज़ करने लग गए कि अच्छा ठीक है भाई, पोजेशन ले लेते हैं, पे भी नहीं करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दोनों ही वो रहेंगे। पर इसमें रिस्क बढ़ता गया, है ना। और फिर सरकार के पास पैसा भी नहीं आ रहा था, तो द एंटायर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट
काइंड ऑफ वॉज गेटिंग डिफीटेड. तो फिर 2001 में अमेंडमेंट आई, ठीक है. और 2001 की अमेंडमेंट ने बोला, और अभी आप देखोगे भी इसमें 53A जब हम पढ़ेंगे उसमें, जब 2001 की अमेंडमेंट आई तो उसमें एक लाइन को ओमिट कर दिया गया. क्यों ओमिट कर दिया गया? क्योंकि अमेंडमेंट के पहले ये लिखा गया था पार्ट परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में 53A में कि रिगार्डलेस वेदर अ डॉक्यूमेंट शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं है, पार्ट परफॉर्मेंस हो गया है तो मान लिया जाएगा. लॉ ने बोला 2001 के अमेंडमेंट के बाद कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, वरना तो फिर रेवेन्यू ही कैसे जनरेट होगा और फिर लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे, है ना. हमने पढ़ा है ना 49 क्लॉज C ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कि अगर नहीं कराया रजिस्टर्ड तो उसको आप एविडेंस में यूज़ नहीं कर सकते, है ना. सेक्शन 91 तो यही बोलता है ना आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि जो चीज़ लिखित में है वो लिखित में होनी चाहिए. अगर आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है जो साइंड है और राइटिंग में है तो आपको उसका राइटिंग का रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही पेश करना पड़ेगा कोर्ट में. आप ओरल टेस्टिमनी नहीं दे सकते उसके लिए, ठीक है. और अगर सेक्शन 91 को हम 49 क्लॉज C ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़े तो वो क्लियरली बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉक्यूमेंट राइटिंग में है कि नहीं है. हो सकता है कि तुमने डॉक्यूमेंट राइटिंग में लिख लिया, मान लो सेल डीड करवा ली, ठीक है, लिखवा ली, एक पर्चे में लिख लिया तुमने सब, बट अगर उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी और तुमने नहीं कराया देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस. ऑल राइट, सो दिस वॉज बीइंग मिसयूज्ड, तो इसीलिए 2001 में ऐसा अमेंडमेंट आया. ऑल राइट, तो इसका पर्पस अगर मैं आपको फिर से एक बार रिएटरेट करूं कि क्या पर्पस था इसका, तो पर्पस ये था कि जो प्रोस्पेक्टिव ट्रांसफरीज हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको जो पोजेशन है, दिस इज़ नॉट पोजेशन, दिस इज़ पोजेशन, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है उनको अलाउ किया जाए कि वो रिटेन करें इवन इफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड एज पर दी लॉ. ठीक है, एज पर दी लॉ मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल डीड है तो उसका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही एग्जीक्यूशन होगा, राइट. तो फिर क्या है, मैंने आपको बताया लॉ ये बोलता है कि इफ द ट्रांसफरी हैज़ टेकन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और हैज़ डन समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो खुद ऑलरेडी पोजेशन में है तो उसने कुछ एक्स्ट्रा और अमाउंट पे किया है ना, in furtherance of consideration, so on and so forth, and he is willing to perform his part of the contract. ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बोला कि चलिए ठीक है 2 महीने बाद हम इसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़े हो सुबह से शाम तक, आप कॉल कर रहे हो, ट्रांसफरी को वो आया ही नहीं, है ना. तो दिस मीन्स दैट ही इज़ नॉट रेडी एंड विलिंग. रेडी और विलिंग आप 16 क्लॉज C ऑफ SRA में भी पढ़ोगे, है ना. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे सिविल लॉ में जजमेंट्स बनते हैं. अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो दिस पार्ट बिकम्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, तो आपको इसका जूरिस्प्रूडेंस समझने की ज़रूरत है. तो पर्पस क्या है कि पोजेशन को प्रोटेक्ट किया जाए और इसको एज अ शील्ड यूज़ किया जाए. तो जो ट्रांसफरी है, लॉ ये बोलता है कि ट्रांसफरी को तुम पोजेशन से नहीं हटा सकते, है ना. वो अपना पोजेशन एज अ शील्ड यूज़ करेगा. हाँ, वो टाइटल क्लेम नहीं कर सकता इसके बेसिस पे, पर तुम उसको पोजेशन से भी नहीं हटा सकते ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. आज की डेट में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का उतनी कोई वैल्यू रही नहीं है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं आता है. क्योंकि अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में अब एक चेंज हुआ है और उसमें बोला गया है 2001 के अमेंडमेंट से ही कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन ही करवाना पड़ेगा, ठीक है, और किसी रूप में उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता. ओके, सो दिस वाज बेसिकली व्हाट सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट. बट एक बार हम इसको रीड करेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे, है ना, जैसे कुछ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है. जैसे ये जो डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस की, वो एक केस में इवॉल्व हुई थी जिसका नाम था फॉक्सक्रॉफ्ट वर्सेस
लिस्टर, FOXCROFT वर्सेस LYSTER. ओके, 1703 का केस है। और इसमें बोला गया था, ये क्योंकि ये प्रिंसिपल इक्विटी और गुड कॉन्साइंस पे बेस्ड है, राइट? तो इसमें बोला गया था कि इट वॉज अगेंस्ट द कॉन्साइंस टू सफर द पार्टी हु हैज़ एंटर्ड एंड एक्सपेंडेड his money on the faith of a parole agreement to be treated as a trespasser and the other party to enjoy the advantage of the money he had led out. मतलब कि जिस ट्रांसफरी ने बेचारे ने अपना पैसा लगाया हुआ है, उस फेथ पे उसने पैसा लगाया, उसको हम डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं रख सकते whatsoever. Okay, is this clear? I hope this is clear. तो ज़रूरी क्या है कि there has to be a contract in writing, है ना? और एक और बात, हमने पढ़ा था ना कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा हो तो उसमें सेक्शन 65 बोलता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो तुम फोटोकॉपी दे सकते हो। किन परिस्थितियों में दे सकते हो? अगर वो वॉल्यूमिनस है, अनअवेलेबल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? 65 की कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू रियली प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग जो ओरिजिनल है, ठीक है? आप उसकी कॉपी भी पेश कर सकते हो। सो दैट दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। ओके, तो एक और चीज़ हमने पहले पढ़ा कि कंसिडरेशन है ना? इम्पॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन हो। तो जहाँ पर गिफ्ट हो रहा है, बिकॉज गिफ्ट में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो गिफ्ट के केसेस में पार्ट परफॉर्मेंस नहीं लगता। ओके, सो और आज की प्रेजेंट डेट में क्या लॉ है? प्रेजेंट डेट में लॉ ये है कि भाई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर होना ज़रूरी है, और पार्ट परफॉर्मेंस की जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत फ्यूटाइल हो गई है, अब वो यूज़ में नहीं आती सिवाय कुछ मॉर्गेज के केसेस में, अदरवाइज इट हैज़ नो यूज़ व्हाट्सएवर। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 53A। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल क्लैरिफाई देयर, or if you want me to make some other video related to this topic, you can let me know.